हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आई होप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आपकी तैयारी हो रही है। आप लोग जानते हैं यूपी पीसीएल के लिए भी वैकेंसी आ गई है जो कि 891 है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज हम एसी सर्किट के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके यूपी पीसीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके कई और कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एसी परिपथ का शक्ति गुणक बराबर होता है वोल्टा और धारा के बीच के कोण कोज्या के, वोल्टा और धारा के बीच कोण की स्पज्या के, अपघात ऑब्लिक प्रतिरोध के, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति के। तो बच्चों देखिए, एक्चुअली जो cos फाई होता है, cos फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, और पावर फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से। तो cos फाई जो होता है वो होता है द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो जो कोसाइन एंगल जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, उसी को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया है वोल्टा और धारा के बीच कोण की कोज्या के। तो कोसाइन एंगल cos फाई इक्वल टू क्या होता है, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो आपका जो cos फाई है उसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। वो पावर फैक्टर क्या होता है, द कोसाइन एंगल भी वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुले परिपथ का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, 1 ओम से कम होता है, अनंत होता है, पहले से कम होता है। तो जब आपका खुले पथ की बात होगी, जब आपका सर्किट ओपन होगा, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, धारा की वैल्यू जो होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बच्चों सी बिल्कुल सही है। खुले परिपथ में जो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो अनंत होती है और धारा की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में धारा का मान अनंत होता है और रेजिस्टेंस का मान शून्य होता है और वोल्टेज का मान भी शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि इंडक्टेंस का मात्रक है फैरेड, ओम, महो, हेनरी। तो बच्चों ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं ये मैं सबके बता देता हूँ कौन किसके क्या मात्रक हैं, आप लोग जान लेंगे। देखिए जो फैरेड होता है ये होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। ओम जो होता है आपका रेजिस्टेंस का होता है, ओम जो होता है आपका रेजिस्टेंस का होता है। महो जो होता है आपका ये होता है कंडक्टेंस का। बचा आपका हेनरी, तो हेनरी आपका होता है इंडक्टेंस का। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध इंडक्टर की शक्ति खपत होती है बहुत कम, शून्य होती है, अति उच्च होती है, इकाई से कम होती है। तो जो आपकी जो इंडक्टर में पावर लॉस होता है वो क्या होता है बच्चों, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी इंडक्टर में एसी गुजरने पर वोल्टा धारा से अग्रगामी होती है, ठीक है। वोल्टता फेज, धारा फेज में रहती है।
वोल्टा धारा से पश्चगामी होती है, वोल्टा पाथ बराबर होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है बच्चों, इंडक्टर के केस में मैं बता देता हूँ, यहाँ से लिख के थोड़ा बता देता हूँ। इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में ये कंडीशन होती है, यहाँ पे आपका ये वोल्टेज हो गया, आपका ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। इस कंडीशन पे इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलता है करंट से। और अगर हम कैपेसिटर के कंडीशन बात करें, कैपेसिटर के केस में, तो कैपेसिटर के केस में आपकी क्या होती है, धारा आगे चलती है और वोल्टेज पीछे होता है। इंडक्टर के केस को हम लोग बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, लैगिंग कंडीशन। और इसको बोलते हैं लीडिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, लीडिंग कंडीशन। और अगर हम रजिस्टर की बात करें, कोई रेजिस्टेंस हो या रजिस्टर हो गया, उसमें जो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होता है। ये आपका वोल्टेज होगा, ये आपका करंट होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, इस कंडीशन को बोलते हैं यूनिटी। क्या बोलते हैं, यूनिटी। तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आवृत्ति में वृद्धि से इंडक्टेंस का परिणाम घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ता है और शून्य रहता है। ठीक है, तो देखिए इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो देखिए इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, एक्सेल की जो वैल्यू होती है, एक्सेल की जो वैल्यू होती है 2πfl होती है, 2πfl होती है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि जो आपका इंडक्टेंस है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से देख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आपकी जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ रही है तो इंडक्टेंस भी आपका बढ़ेगा। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणक होता है, 0 होता है, 1 होता है, 0.5 होता है और 0.8 होता है। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है, प्योर रेजिस्टेंस होता है, उसमें पावर फैक्टर क्या होता है, वो बच्चों 1 होता है। और उस कंडीशन को यूनिटी कंडीशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एसी के धन शिखर मान तथा ऋण शिखर मान का अंतर कहलाता है, अधिकतम मान कहलाता है, औसत मान कहलाता है, प्रभावी मान कहलाता है, शिखर से शिखर मान कहलाता है। तो बच्चों ये क्या होगा, देखिए आपको मैं फिगर बना के समझाता हूँ। देखिए इसका, ये आपका एसी हो गया करंट, ये आपकी पॉजिटिव साइकिल हो गई और ये आपकी नेगेटिव साइकिल हो गई। ये आपका जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये भी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू है, ये नेगेटिव साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये भी शिखर मान है, ये भी शिखर मान है। तो उसका क्या ऑप्शन बच्चों आपको लग रहा है, इसका ऑप्शन क्या होगा, शिखर से शिखर मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी का आरएमएस का मान बराबर होता है। ठीक है, एसी का आरएमएस का मान बराबर होता है अधिकतम मान का 0.637, अधिकतम मान का 0.707, अधिकतम मान का 1.414 और अधिकतम। तो देखिए जो आपका आरएमएस मान होता है बच्चों, ये क्या होता है, मैक्सिमम जो मान होगा उसका अपॉन √2 होता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो बच्चों तो आपका आता है 0.70 Imax। ठीक बच्चों, तो आपका उस हिसाब से आपका जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आई होप बच्चों आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन बताए जो जा रहे हैं
समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे जो यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहा है उसको उससे इस वीडियो से मदद मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एक शुद्ध ज्या तरंग के रूप गुणक का मान होता है। रूप गुणक को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है, 0.707 होती है, 0.637 होती है और 1.11 होती है। तो जो फॉर्म फैक्टर होता है बच्चों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KF से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होती है, ये क्या होता है? IRMS और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो सॉल्व जब करते हैं तो जो वैल्यू आती है ये आती है 1.11। क्या आती है? 1.11 होती है। ठीक है। और जी आपको ये ऑप्शन दिख रहा है पहला, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये पीक फैक्टर का मान होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KP से और वो क्या होता है? पीक फैक्टर का मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी AC परिपथ में वोल्टा और धारा में 90 डिग्री फेज का अंतर है तो शक्ति व्यय होगी अधिकतम न्यूनतम 1.11 इंटू V इंटू I शून्य। देखिए दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है, तो दोनों केस में पावर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ये आपका हो गया इंडक्टर के केस में, ये हो गया आपका कैपेसिटर के केस में। तो दोनों कंडीशन में जो पावर होती है 0 होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 0। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे लंबा होता है? पहला है, एक दिया वर्ल्ड हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज और 100 किलो हर्ट्ज। तो जो आपका ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी RL परिपथ में वोल्टेज और धारा से डैश डैश आगे चलती है। 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो आपका RL सर्किट होता है, उस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज होता है, ये धारा से लगभग 0 से 90 डिग्री के बीच में वैरी करता है। ठीक है। तो आपका पहला B ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी RC परिपथ में वोल्टेज धारा से पीछे चलती है। अब देखिए, अब जब आपका RC सर्किट हो गया, RC सर्किट क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका एक कैपेसिटर लग गया। इस कंडीशन पे क्या होती है? करंट आपकी आगे चलेगी क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। ठीक है। ये आपका R हो गया, ये आपका C होगा। तो इस केस में आपका जो है करंट आगे चलेगी और वोल्टेज आपका पीछे चलेगा। इस कंडीशन को बोलेंगे लीडिंग कंडीशन। क्या बोलेंगे? लीडिंग कंडीशन। और लीडिंग कंडीशन में करंट आगे चलती है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन में था वो लैगिंग कंडीशन थी, उसमें वोल्टेज आपका करंट से आगे चलता है। तो जो आपकी करंट होगी इसमें क्या होगी? 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RLC परिपथ का परिणामी प्रतिघात होता है XL, XC, XL माइनस XC और XL,
अप्रॉक्सीमेटली जो होता है बराबर होता है एक्सी के। तो आपका जो चौथा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। श्रेणी आरएलसी परिपथ का प्रतिघात होता है। प्रतिघात मतलब पूछा बच्चों आपसे, इम्पीडेंस पूछा है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और चौथा आपको ऑप्शन दिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जो आपका आरएलसी सर्किट होता है बच्चों वो ऐसे होता है, देख लीजिए आप चाहे। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया, और ये आपका कैपेसिटर हो गया। ये तीनों को सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है और ये एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस कंडीशन पे देखिए इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस भी जान लीजिए क्या होता है बच्चों। इम्पीडेंस जो होता है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है, और इसको बच्चों हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Z की वैल्यू होती है आरएलसी सर्किट में बच्चों वो होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आवृत्ति जिस पर एक्सएल और एक्सी होता है कहलाती है। प्राकृतिक आवृत्ति कहलाती है, अनुनादी कहलाती है, उदासीन आवृत्ति और सुपर आवृत्ति। देखिए जो आपका रिजोनेंस कंडीशन होती है ये आपकी आरएलसी सर्किट में होती है। जो आपका आरएलसी सर्किट ऊपर दिया है उसमें एक कंडीशन होती है रिजोनेंस की। उस कंडीशन में एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाती है, और उस कंडीशन में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है वो आपकी अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, वो आपकी अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुनादी मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र है एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी, एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो बच्चों जो आपकी एफ आर होती है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है आरएलसी सर्किट की। कब? जब रिजोनेंस की कंडीशन आती है। उस कंडीशन पे एक्सएल जो होता है एक्सी के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सएल की वैल्यू रख देंगे तो ये होती है 2 पाई एफ एल, और एक्सी की जो होती है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है ये आती है 1 अपॉन अंडर 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये आपकी क्या कहलाती है? रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इस फ्रीक्वेंसी पर आपकी जो एक्सएल की वैल्यू होती है वो एक्सी के बराबर हो जाती है। तो इस हिसाब से ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैं आपको बड़े ध्यान से हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप इसको देखते रहिए, समझिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों की अच्छी तरह से तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद अवस्था में अपघात होता है डैश डैश और धारा होती है डैश डैश। न्यूनतम अधिकतम 0 0 अनंत 0 अनंत 0 0 अनंत। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर को
डैश डैश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। वोल्ट एम्पियर से वाट, वाट से वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी से वाट, वाट से वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी। तो क्या हो सकता है बच्चों, ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वोल्ट एम्पियर से वाट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इंडक्टिव परिपथ में पावर फैक्टर को डैश डैश में संधारित्र जोड़ के सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए बात ध्यान रखिएगा, जो आपका कैपेसिटर होता है, जो आपका कैपेसिटर होता है उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। क्योंकि कैपेसिटर में जो आपकी करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम कैपेसिटर को समांतर में जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि समांतर में क्या होता है, समांतर में जो कैपेसिटर का रिजल्टेंट निकाला जाता है वो होता है C इज इक्वल टू, अगर दो हैं तो C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अगर उनको हम समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में अगर हम जोड़ेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होगी और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। तो हम किस में जोड़ेंगे, उनको समांतर में जोड़ेंगे। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एसी परिपथ का पावर फैक्टर निम्न में सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए cos फाई बराबर R बाई Z दिया है इन्होंने, ये भी सही है। cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति, ये भी फॉर्मूला सही है। और ये देखिए इन्होंने जो तीसरा ऑप्शन दिया है cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखिए ये जो नीचे वाला इन्होंने टर्म दिया है ये z की वैल्यू होती है। अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि जो z की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे z की वैल्यू उठा के दे दिया। और चौथा ऑप्शन आपको ये भी सही है, तीसरा भी आपका सही है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, उपरोक्त में से किसी भी सूत्र से। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप कोई भी सूत्र ले लीजिए वो पावर फैक्टर का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या है, 1 है, 0.95 है, 0.9 है, 0.85 है। तो आपका जो क्या होता है, जो प्योर रेजिस्टिव होगा सर्किट, उसमें पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों फिर से क्वेश्चन देख देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई है। पावर फैक्टर के अनुपात में परिभाषित होती है cos थीटा इज इक्वल टू वास्तविक पावर अपॉन आभासी पावर, cos थीटा इज इक्वल टू आभासी पावर अपॉन वास्तविक पावर, cos थीटा इज इक्वल टू वास्तविक पावर अपॉन रिएक्टिव पावर, cos थीटा इज इक्वल टू आभासी पावर अपॉन रिएक्टिव पावर। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवता को अचर रूप में बदलता है, डीसी आपूर्ति, एसी आपूर्ति, डायनेमो और बैटरी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एसी आपूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शुद्ध ज्या तरंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान डैश डैश के बराबर होता है, 0.536 इंटू धारा का अधिकतम मान। ये क्या हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान डैश डैश है, वी आर एम एस इक्वल टू 0.770 वी मैक्स
VRMS इज इक्वल टू 0.70 Vmax, VRMS इज इक्वल टू 0.077 Vmax, VRMS इज इक्वल टू 0.007 Vmax। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। XL इक्वल टू 2πfl, XL इक्वल टू 1/2πfl, XL इक्वल टू 2π/fl और XL इक्वल टू FL/2π। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चोक कॉइल का रिएक्टेंस है 100 ओम, 216 ओम, 718 ओम और 1256 ओम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे क्या पूछा है, रिएक्टेंस पूछा है। तो XL इक्वल टू क्या होता है, XL इक्वल टू होता है 2πfl और यहाँ पे 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हो जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपको 100 दिया है और यहाँ पे आपका L जो दिया है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1256 ओम आएगा आंसर। ठीक है, ओके बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC परिपथ में धारकीय प्रतिघात XC को ज्ञात करने का सूत्र है XC इक्वल टू √2 f पाई FC, XC इज इक्वल टू 2πfc, XC इक्वल टू 1/2πfc, XC इक्वल टू 1/√2 πfc। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है, XC बिल्कुल सही है, XC इक्वल टू 1/2πfc होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंगल फेज वाली घरेलू AC आपूर्ति वोल्टेज है 110 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, 550 वोल्ट है। तो 230 वोल्ट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, समझिए, पढ़िए और निश्चित तौर पे पढ़िए, क्योंकि आपके UPPCL के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये आपके काम आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा जिसका 50 ओम इम्पीडेंस, ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर पर 240 वोल्ट से संयोजित है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे आपको Z की वैल्यू दी है, Z इक्वल टू क्या दिया है 50 ओम, पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू दी है आपको 0.8 दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला cos फाई इज इक्वल टू R/Z। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, Z इंटू cos फाई हो जाएगा। Z आपको दिया है 50 और 0.8 दिया पावर फैक्टर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 ओम। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 40 ओम आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का विलोम शब्द क्या है, प्रतिरोधकता है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, रिलेक्टेंस है। तो देखो प्रतिरोधकता जो होगा वो तो विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता एक होती है उसका उल्टा होगा विशिष्ट चालकता। तो और रिलेक्टेंस होता है बेटा, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट्स होते हैं उसमें रिलेक्टेंस होता है जो फ्लक्स को स्थापित होने में
रुकावट पैदा करता है, तो इसका उल्टा होता है परमियंस होता है। क्या होता है? परमियंस। और इसका क्या होगा? ये चालक का मतलब, चालकता मतलब कंडक्टेंस का उल्टा है। तो आपका बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिरोध। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए समय अवधि क्या है? 200 मिलीसेकेंड, 20 मिलीसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड, 0.2 मिलीसेकेंड। तो देखिए आपका टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 50। तो 1 को जब हम 50 से भाग करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 20 मिलीसेकेंड आएगा आंसर। क्या आएगा? 20 मिलीसेकेंड आएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक ज्ञात तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या है? 1.11, 1.01, 1, 0.11। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉर्म फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्म फैक्टर को हम लोग KF से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1.11। और अगर आपसे पूछा जाए पीक फैक्टर की तो होती है 1.1414। आपसे पीक फैक्टर का भी वैल्यू पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीलिंग फैन की ऑक्सिलरी वाइंडिंग परिपथ का फेजर रेखाचित्र नीचे दर्शित है। ठीक है, ये आपको दे दिया है, ये VR दे दिया है, ये VC हो गया, ये VL हो गया और ये VL माइनस VC हो गया। मतलब आपका टोटल VL था, ये आपका VC हो गया, ये आपका VC हो गया। ठीक है, ये जो है सॉरी, ये आपका VL था, ये आपका VC हो गया और ये क्या हो जाएगा? VL माइनस VC हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है? VL माइनस VC हो जाएगी, VL माइनस VC हो जाएगी और ये भी आपका VR होगा और ये भी आपका VC है, ये भी आपका VC है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि परिपथ में पावर फैक्टर की प्रकृति क्या है? यूनिटी है, लैगिंग है, लीडिंग है और शून्य है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VL और VC में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? लैगिंग होगा। क्या होगा? लैगिंग होगा। और ये फेजर डायग्राम जो बना है ये बच्चों RLC का बना है। किसका बना है? RLC सर्किट का ये बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम वोल्टेज 99 वोल्ट है, इस ज्ञात तरंग का प्रभावी मान क्या होगा? ठीक है, प्रभावी मतलब ठीक है, चलिए करते हैं। कैसे करेंगे इसको? इसमें आपसे बच्चों पूछ रहा है RMS वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दी है, तो अगर हम VRMS की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है? Vmax/√2 होता है। तो Vmax आपको कितना दिया? 99.99 दिया है। इसको हम √2 से भाग करेंगे तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 70 पॉइंट आएगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा 70 वोल्ट होगा, 70 वोल्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। ये आपको एक सप्लाई दे दी है और VL के आर पार मतलब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ठीक है ये दिया है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि VR का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे VL की लोन वैल्यू दे दी बच्चों। देखिए ये टोटल आपको दिया है, ये दो V दिया आपको कितना दिया है? V आपको ये टोटल जो है 10 वोल्ट है
और आपको VL की वैल्यू दे दी है 8 वोल्ट दे दी है। तो आपको क्या निकालना है, VR की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये आपका RL सर्किट है, तो यहाँ पे जो V की वैल्यू होगी क्या होगी, VL² प्लस VR का स्क्वायर होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे V का स्क्वायर 100 हो जाएगा और VL का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको मिलेंगे तो इसको ऐसे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, V² = VL² प्लस VR² हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, VR² निकालना है। तो V² की वैल्यू होती तो 100 हो जाएगा 10 का। अब VL की वैल्यू होती है, VL का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा। VR को ऐसे रखते हैं, तो 100 में से 64 जाएगा तो आपका 36 आएगा। तो VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, √36 मतलब 6। तो आपका 6 वोल्ट आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन 6 वोल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 2 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट दिया है, 18 वोल्ट दिया है। तो बच्चों इसमें आंसर 6 वोल्ट आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्टैक्टर कुंडली 220 DC के लिए अभिकल्पित है। क्या होगा यदि इसे 220 AC से संयोजित कर दिया जाए। कुंडली बहुत अधिक धारा आहरित करेगी और वह नष्ट हो जाएगी। उतनी ही धारा आहरित करेगी, वह और अच्छा कार्य करेगी। कुंडली बहुत कम धारा आहरित करेगी और उसका प्रचलन निश्चित नहीं होगा। तो बच्चों का आंसर जो होगा चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संधारित्र का धारितीय प्रतिघात परिवर्तित होता है, XC परिवर्तित होता है आवृत्ति के साथ व्युत्क्रम में, आवृत्ति के साथ अनुत्क्रम में, आरोपित वोल्टता के अनुत्क्रम में, आरोपित वोल्टता के व्युत्क्रम में। देखिए XC की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2πfc होती है। इससे आप ये देख सकते हैं कि XC और F में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आवृत्ति के साथ व्युत्क्रम में। अब रही बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए सॉरी एक्सेल में के कंडीशन में क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो एक्सेल की जो वैल्यू होती है वो होती है 2πfl। तो उससे क्या पता चलेगा कि अगर एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में क्या होगा, XC की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों अगला, वास्तविक शक्ति P गामा प्रतिकारी रिएक्टिव शक्ति PR और आभासी शक्ति PA के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। PA = PT + PR, PA = PT - PR, PA = √PT² + PR², PA = PT² + PR। तो बच्चों आपका ऑप्शन बिल्कुल C सही है। ये क्या होगा, PA = √PT² + PAR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक सर्किट दे दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ में 0.6 पावर फैक्टर पे शक्ति खपत ज्ञात कीजिए। आपको पावर क्या निकालनी है, करंट और पावर कंजप्शन निकालना है। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से पहले हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। तो वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में।
तो इन दोनों का रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले Z की वैल्यू निकालेंगे। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर कितना हुआ, R का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये 3 और 2 1 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 25 आएगा और मतलब 5। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा के V इज इक्वल टू IZ। तो यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट आपको कितनी दी है, 4 एम्पियर दी है। तो 4 गुणे वोल्टेज आपका कितना निकला, 5। तो वोल्टेज आपका आ गया 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमको अब पावर निकालनी है। पावर कंजप्शन क्या होता है, P इज इक्वल टू VI cos फाई। अच्छा, V आपको कितना दिया है, 20 दिया है। करंट आपकी 4 हो गई और पावर फैक्टर इन्होंने कितना दिया है, 0.6। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 48 वाट आएगा। कितना आएगा, 48 वाट आएगा। तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए परिपथ में आई गामा बराबर है। ठीक है, आई आर की वैल्यू 8 एम्पियर दी है और यहाँ पे आई एल की वैल्यू दी है 6 एम्पियर। तो देखिए बच्चों, ये करंट यहाँ से आएगी, ये करंट यहाँ से आई और ये करंट यहाँ से आई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये करंट जो आ रही है यहाँ पे और यहाँ, ये दोनों करंट क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी। यहाँ पे करंट जो होंगी मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, 14 एम्पियर इज़ अ राइट आंसर। 14 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिश्र तरंग के धनात्मक एवं ऋणात्मक आर्ध भाग सम्मित होते हैं जब इनमें सम हार्मोनिक हो। सम तथा मौलिक हार्मोनिक के बीच फेज का अंतर 0 से पाई हो। इसमें विषम हार्मोनिक्स हो। सम और मौलिक हार्मोनिक्स के बीच फेज का अंतर π/2 हो या फिर 3π/2 हो। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका सी सही है बिल्कुल, इसमें विषम हार्मोनिक्स हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन साइनोसाइडल तरंग रूप डैश डैश के बने होते हैं। भिन्न ज्यावक्रीय तरंगों रूपों, मौलिक सम हार्मोनिक, मौलिक विषम हार्मोनिक, केवल सम और विषम हार्मोनिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, भिन्न ज्यावक्रीय तरंग रूपों। चलिए बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज प्रणाली में हार्मोनिक में आर बी वाई का ऋणात्मक फेज क्रम होता है 9, 13, 5, 15। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मौलिक वोल्टेज की तुलना में शुद्ध कैपेसिटर पर सम्मिश्र वोल्टेज तरंग डाली जाती है तो तीसरे हार्मोनिक वोल्टेज द्वारा कैपेसिटर द्वारा ली गई प्रतिकार्यता होगी 9 गुना, 3 गुना, 1/3, 9वां भाग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1/3 इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शुद्ध इंडक्टिव कॉइल को सम्मिश्र वोल्टेज तरंग द्वारा भरा जाता है तो इसकी धारा तरंग में वृहद हार्मोनिक वस्तु होती है, अधिक विच्छिन्न होती है, वोल्टेज तरंग से सम्मित होती है, विच्छिन्नता प्रकट होती है। तो प्रकृति क्या होगा आंसर, विच्छिन्नता प्रकट करती है। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसी फंडामेंटल से पढ़ाए हैं
जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को जो देखेगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ अगर आपके कोई मित्रगण तैयारी कर रहे हैं TG2 की या UPPCL की, तो उनको मेरा वीडियो जो भेजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, जिससे औरों का भी भला हो सके। थैंक यू।